कुछ नेता सरकार के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं। लगता है कि प्रधान जी सरकार को एक लेटर लिखा गया है, क्या आपको मालूम है? तो डल्लेवाल साहब ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है किसी लेटर की। वो बॉर्डर पे आते हैं और पंजाब के कुछ संगठनों की बैठक लेते हैं। वहां पे वो ये मुद्दा रखते हैं कि भाई क्या किसी की सरकार के साथ कोई बातचीत चल रही है? तो पहले मना कर दिया गया, नहीं कोई बातचीत नहीं चल रही। बलबीर सिंह राजेवाल ये बताते हैं कि कुछ लोगों की अलग अलग सतर पे सरकार के साथ बातचीत चल रही है। योगेंद्र यादव ने खुद अपने बैग से वो चिट्ठी निकाल के हमें दिखाई। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को एसकेएम के 20-21 लोगों की बैठक एक फ्लैट में होती है। 4 लोग जिनकी बातचीत चल रही थी उसमें कुलवंत संधू, उसके अलावा बूटा सिंह बुरुजगिल, हरमीत कादियान और बलबीर सिंह राजेवाल। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता अभिमन्यु कुमार हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, किस तरह की आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा बना रहा है? देखिए, जो हमारी मीटिंग हुई है, हमने ये तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के अराजनीतिक यानी गैर राजनीतिक किसान संगठन आगे 22 अगस्त को एक बहुत बड़ी पंचायत दिल्ली के जंतर मंतर पे करने जा रहे हैं, जिसका जो मेन एजेंडा जो रहेंगे वो लखीमपुर के शहीद किसानों को और जो गिरफ्तार किए गए किसान हैं उनको न्याय दिलाया जाए, एमएसपी गारंटी कानून बनवाया जाए, स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी घोषित किया जाए, WTO से भारत बाहर आए। इन तमाम मांगों को लेकर हम 22 अगस्त को जंतर मंतर पे एक बड़ी पंचायत करेंगे। और उससे पहले अब 31 तारीख को शहीद उधम सिंह जी की याद में पंजाब के सुनाम में एक बहुत बड़ी पंचायत आयोजित करी जा रही है किसानों की, जहां पे हजारों किसान हरियाणा पंजाब के वहां पहुंचेंगे और देश भर के किसान नेता वहां पे जुटेंगे। क्या कहीं ना कहीं जो संयुक्त किसान मोर्चे के में किसान संगठन थे उनमें दरार तो नहीं बन गई है? देखिए, कोई इस तरीके की बात नहीं है। जो मामला है असली वो ये है कि हमने 12 तारीख को भी मीडिया के माध्यम से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कल चंडीगढ़ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मुद्दा उठाया है जो आप पूछना चाह रहे हैं। वो ये है कि भाई जब सितंबर के महीने में जब आंदोलन चल रहा था तो सितंबर अक्टूबर में मीडिया के पत्रकार साथियों के बीच में कोई बातचीत चल रही थी कि भाई एसकेएम के कुछ नेता सरकार के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं, लुका छिपी चोरी छिपे। तो हमने तमाम मीटिंगों में ये बार बार पूछा कि भाई क्या किसी व्यक्ति की सरकार के साथ कोई बातचीत चल रही है? जो एसकेएम की बड़ी मीटिंगें होती थी हमने ये पूछा उन मीटिंगों में कि भाई क्या किसी की सरकार के साथ बातचीत चल रही है गोपनीय तरीके से? तो सामने से जवाब आता था कोई बातचीत नहीं चल रही है। उसके बाद एक पंजाब के किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, तो वो दिवाली के आसपास जब बीमार हो गए थे तो वो अपने घर पे गए हुए थे पंजाब में। वहां पे एक पत्रकार उनके पास पहुंचता है और कहता है कि प्रधान जी सरकार को एक लेटर लिखा गया है, क्या आपको मालूम है? तो डल्लेवाल साहब ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है किसी लेटर की। वो अगले ही दिन वापस सिंघू बॉर्डर पे आते हैं और पंजाब के कुछ संगठनों की बैठक लेते हैं। वहां पे वो ये मुद्दा रखते हैं कि भाई क्या किसी की सरकार के साथ कोई बातचीत चल रही है? तो पहले मना कर दिया गया, नहीं कोई बातचीत नहीं चल रही। जब उन्होंने कहा कि मेरे फोन में एक चिट्ठी है जो सरकार को भेजी गई है, तो उसके बाद बलबीर सिंह राजेवाल ये बताते हैं कि कुछ लोगों की अलग अलग सतर पे सरकार के साथ बातचीत चल रही है। वे 4 लोग कौन थे जिनकी अलग अलग स्तर पे बात चल रही मैं है? उसी बात पे आता हूं। तो उसके बाद उस मीटिंग से बाहर आके जगजीत सिंह डल्लेवाल ने हमको भी बताया, कुछ और संगठनों को भी बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो उसके बाद भी हमने कई प्लेटफॉर्म पे वो बात उठाने की कोशिश करी एसकेएम की अलग अलग मीटिंगों में, लेकिन वो बात नहीं उठने दी गई। उसके बाद 30 नवंबर को आशु प्रॉपर्टीज में डॉक्टर दर्शन पाल का ऑफिस होता था। वहां पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही थी जिसमें एसकेएम के 10-12 लीडर्स मौजूद थे। उस बैठक में योगेंद्र यादव ने खुद अपने बैग से वो चिट्ठी निकाल के हमें दिखाई। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को एसकेएम के 20-21 लोगों की बैठक एक फ्लैट में होती है। वहां पे उन 4 लोगों ने बाकी लोगों को उस लेटर के बारे में, उस बातचीत के बारे में बताया जो बातचीत गोपनीय तरीके से चल रही थी। वो लेटर उन्होंने हमें दिखाया। उस लेटर के फिर हमने अपने फोन में फोटो खींचे, और सिर्फ हमने नहीं, बीकेयू चडूनी के राकेश बैंस ने भी खींचे, बीकेयू टिकैत में उस समय होते थे धर्मेंद्र मलिक ने भी वो फोटो खींचे। वो फोटो अब भी हमारे पास फोन में है, वो कहीं भी हमारे फोन की जांच करा लो। 30 नवंबर को लगभग 12:55 पे हमें वो लेटर दिखाए गए। तो उन्होंने बताया कि जो 4 लोग जिनकी बातचीत चल रही थी उसमें कुलवंत संधू, उसके अलावा बूटा सिंह बुरुजगिल, हरमीत कादियान और बलबीर सिंह राजेवाल। योगेंद्र यादव ने तो यहां तक कहा कि जब 13 सितंबर को उन 20-21 चुनिंदा लोगों को बताया गया उस चीज के बारे में, तो योगेंद्र यादव ने कहा कि भाई इस लेटर में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए छोटी मोटी।
तो 2-4 घंटे बाद जब योगेंद्र यादव ने तब्दीलियां करके भेजा तो सामने से जवाब आया कि वो लेटर तो ऑलरेडी सरकार को जा चुका है। ये बातें योगेंद्र यादव जी ने हमारे सामने बताई हैं। मैं मौजूद था वहां पे, मैंने अपने कानों से सुनी है उस बात को, मैं गवाह हूं और भी लोग गवाह हैं, मैंने जिनके नाम लिया, आप उनसे भी पूछ सकते हैं ये बात जाके, हमारा फोन चेक करा लीजिए। उस लेटर को जो सरकार को भेजा गया, उस लेटर में इन लोगों ने लिख दिया कि 3 कानूनों में से एक को रद्द कर दिया जाए, एक को स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाए, एक के ऊपर कमेटी बना दी जाए और एमएसपी के ऊपर भी कमेटी बना दी जाए। जबकि जो एसकेएम की जो डिमांड थी वो ये थी तीनों कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बनाया जाए। हमने ये सवाल उठाया कि किससे पूछ के आपने ये पत्र लिख दिया, किसने आपको ये अथॉरिटी दे दी, जब ये तय हुआ था कि किसी भी चीज का अंतिम फैसला एसकेएम की बड़ी मीटिंग में होगा। अगर सरकार किसी से बात करने की कोशिश करती है तो वो सरकार की बात सुन ले, लेकिन वो एसकेएम के बड़े हाउस में आके बताए और फाइनल फैसला एसकेएम लेगा। उसके बाद लगातार 5-6 महीने तक हम अलग अलग एसकेएम की मीटिंगों में ये बात उठाते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इस मुद्दे को नहीं उठने दिया, इस मुद्दे को दबा के रखने का प्रयास किया। फिर 4 जून को मजबूरीवश हमने हरियाणा के रतिया में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उन संगठनों की बैठक बुलाई जो ना तो चिट्ठी लिखने में शामिल थे और जो शुद्ध तौर पे नॉन पॉलिटिकल थे। तो उन संगठनों की बैठक हुई। हमने ये तय किया 35 संगठनों ने कि भाई जो 8 जून को एसकेएम की आगामी बैठक है उसमें हम ये मुद्दे उठाएंगे जाके मजबूती से। उसके बाद उन्होंने 8 जून की बैठक को कैंसिल कर दिया और ये कहा कि हम पंजाब के संगठनों से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर 3 जुलाई को बैठक बुला ली गई। हमने 25 जून को एक बैठक बुलाई बठिंडा में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के संगठनों की। हमने ये तय किया कि भाई जो दूसरे साथी हैं उनको एक लेटर लिखा जाए अपनी डिमांड्स को लेके। पंजाब वाले साथी पहले ये कह रहे थे जो नॉन पॉलिटिकल हैं कि भाई उन लोगों को मीटिंग में ही नहीं बुलाना जिन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी। हमने सबने फिर बातचीत करके ये तय किया कि भाई यदि उनको पंचायत में नहीं बुलाएंगे जिनके ऊपर आरोप है तो उनसे पूछताछ कैसे की जाएगी। तो फाइनल ये किया गया कि भाई जिन लोगों के ऊपर चिट्ठी लिखने का आरोप है उनको एसकेएम की मीटिंग में बुला लिया जाए, चिट्ठी लिखने वाले मामले पे विस्तार से चर्चा हो। जिसके ऊपर चिट्ठी लिखने का आरोप साबित हो जाए चर्चा के बाद, उसको आगे की प्रक्रिया में, फैसले लेने की प्रक्रिया में वोटिंग देने का अधिकार उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी उस मांग को भी उन्होंने डिनाई कर दिया, उस मांग को भी नहीं माना। दूसरी हमने बात कही कि भाई राजनीति में जाने वाले संगठनों को ना बुलाया जाए मीटिंग में, क्योंकि हमारा यह स्पष्ट मानना है। देखिए, जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो सरकार हमारे ऊपर बार बार आरोप लगाती थी कि राजनीति से प्रेरित हैं, ये लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हमने सख्ती से एक नियम बनाया कि राजनीति में शामिल किसी भी व्यक्ति को स्टेज पे नहीं आने देंगे और हमने आने भी नहीं दिया, तो जनता फिर हमारे साथ होगी, जनता का समर्थन हमें ज्यादा मिला। आपके 60 संगठनों ने भी मीटिंग की थी, क्या उनकी मीटिंग में आप लोग पहुंचे थे जो उन्होंने मीटिंग की? उसी बात पे मैं आपके आ रहा हूं। हमने 28 तारीख को उनको ये लेटर लिख दिया जिसमें हमने अपनी 2 डिमांड रखी कि भाई एक तो जिसके ऊपर चिट्ठी लिखने का दोष साबित हो जाए उसको वोट देने का अधिकार आगे ना हो, दूसरा किसी पॉलिटिक्स में शामिल संगठन को ना बुलाया जाए। उन्होंने हमारी उस चिट्ठी का हमें जवाब देने की बजाय उसको मीडिया के अंदर वायरल कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दिया। फिर हमने 2 तारीख को एक और बैठक बुलाई दिल्ली में। उस बैठक में और विस्तार से चर्चा हुई। तो उस समय तक उन दूसरे साथियों ने हमें क्या लिख के भेजा कि भाई अब 3 तारीख वाली मीटिंग के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। नियम क्या थे? उन्होंने कहा कि भाई जो एक कोई संगठन है जो कहता है कि वो 10 राज्यों में काम कर रहा है तो उसके 10 आदमी मीटिंग में आएंगे एसकेएम की, और कोई एक राज्य में है उसके 2 आदमी मीटिंग में आएंगे। हमने ये कहा कि भाई मान लो कोई एक संगठन है जो एक राज्य के मात्र 6 जिलों में काम करता है, लेकिन 6 जिलों में से वो 60,000 आदमियों को इकट्ठा करता है जब रैली करता है, और एक है जो कहता है कि मैं 20 राज्यों में काम करता हूं लेकिन 20 राज्यों में से उसके 2,000 आदमी इकट्ठे नहीं होते, तो 60,000 वाला बड़ा हुआ है, 2,000 वाला बड़ा हुआ। ऐसा कौन सा संगठन है जो 20,000 का इकट्ठे करता और एक 2,000 भी नहीं कर पाता? देखिए, 2 बातें हैं। बहुत सारे संगठन हैं, हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं, जो बेशक एक स्टेट के हों लेकिन बड़ी बड़ी गैदरिंग करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके 15 राज्यों में हैं लेकिन वो गैदरिंग नहीं कर पाते। वो सब इसलिए कर रहे थे, ये हमें लिख के इसलिए भेजा गया ताकि पॉलिटिकल बने हैं जिन्होंने राजनीति में उतरे थे, क्या उनसे एसकेएम दूर हो गया अब? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, पूरी विस्तार से बात करने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने ये नए नियम जो बनाए कि भाई जिसका 10 राज्यों में है वो 10 आदमी ले आएगा, वो इसलिए बनाए गए ताकि वो उस मीटिंग में अपनी संख्या बढ़ा सकें और इन मुद्दों को दबा सकें, जो चिट्ठी वाला मुद्दा और पॉलिटिक्स वाला मुद्दा जो हम उठाना चाह रहे थे।
और उसके बाद हमने जब कोई सामने से जवाब नहीं आया तो हमने 2 तारीख को फिर लेटर लिखा उनको इन मांगों को लेके। तो सामने से योगेंद्र यादव ने जवाब दिया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने साथियों की इज्जत का ख्याल रखें। उन्होंने ऐसी एक भाषा इस्तेमाल की जो ना तो सामाजिक कही जा सकती है ना ही पंचायती भाषा कही जा सकती है। उसके बाद हमने ये तय किया कि भाई वो कोई भी बात हमारी सुनने को तैयार नहीं है, तो हम 3 तारीख वाली बैठक में हम नहीं गए। उसके बाद हमने 8 दिन तक इंतजार किया कि जो हमने लेटर लिखे हैं जिन मांगों को लेके, वो हमारे साथी हमारे भाई हैं, वो कोई जवाब देंगे। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो 12 तारीख को नॉन पॉलिटिकल संगठनों ने बैठक करी अपनी और हमने आगे का अपना कार्यक्रम तय किया। जहां तक बात है, आप पूछ रहे थे कि भाई साथ रहने या ना रहने की, देखिए ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें कोई हम खुश होकर नहीं बता रहे, ये बातें बड़े दुखी मन के साथ और भारी मन के साथ बता रहे हैं। हमने 6 महीने तक ये बातें जनता के सामने नहीं लाई। क्यों नहीं लाई? क्योंकि हम चाह रहे थे, एसकेएम बहुत मुश्किल से बना है, लोगों की बहुत उम्मीदें हैं इसमें, हमें किसी भी तरीके से अंदर इस मामले को सुलझाना चाहिए, हमारी ये सोच थी। लेकिन जब इस मुद्दे के ऊपर चर्चा ही नहीं होने दी उन्होंने, हर बार वो इस मुद्दे को दबाते रहे, तो फिर आखिर में हमारे पास सिर्फ ये विकल्प था कि हम सच्चाई जनता तक बताएं। मीडिया के माध्यम से हमने बताई, आपके माध्यम से हम ये बता रहे हैं। और लेकिन अब भी यदि वो दूसरे साथी ये कहते जो हैं, आपके 60 संगठन हैं वो उनसे अलग रहेंगे जो पंजाब के 3 जुलाई को इकट्ठे हुए थे? नहीं, 3 जुलाई को सिर्फ पंजाब के नहीं थे, उसमें पंजाब के भी थे, उसमें हरियाणा के भी थे, यूपी के भी थे, कुछ अलग राज्यों के भी संगठन थे उसमें। हमारा ये कहना है, देखिए वो हमारे साथी रहे हैं, आज भी साथी हैं। यदि वो चिट्ठी लिखने वालों के ऊपर कार्रवाई करने को तैयार होते हैं, एसकेएम को नॉन पॉलिटिकल रखने पर राजी हो जाते हैं, तो हम अपने 60 संगठनों से बात करेंगे और 60 संगठनों में सहमति बना के हम दोबारा साथ काम करने को तैयार हैं। इस बात पे खुश नहीं नजर आ रही, तो फिर क्या अलग रहेगा? हमारा एसकेएम फिर अराजनीतिक एसकेएम, नॉन पॉलिटिकल के उस पर हम काम करेंगे। हमारा एक कहना और है, आप मुझे एक बात बताइए भाई, बेशक गुरनाम सिंह चड़ूनी का संगठन अलग हो, हमारा संगठन अलग है, वो कोई बात नहीं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरे साथी हैं वो गुरनाम सिंह चड़ूनी को इसलिए मीटिंग में नहीं बुलाते, अब ये कहते हैं कि गुरनाम सिंह चड़ूनी पॉलिटिकल हो गए। लेकिन 3 तारीख वाली बैठक में उन्होंने पंजाब के उन 6 संगठनों को बुला लिया जो डायरेक्टली पंजाब असेंबली इलेक्शन में जिन्होंने भाग लिया था। अरे भाई, रूल बनाना तो सबके लिए एक बनाओ ना, ये पिक एंड चूज क्यों कर रहे हो कि गुरनाम सिंह चड़ूनी को इस आधार पे नहीं बुलाएंगे वो पॉलिटिकल हो गए, और पंजाब के उन 6 संगठन जिन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा उनको आप बुला लेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, पंजाब के असेंबली इलेक्शन में गुरनाम सिंह चड़ूनी ने खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने अपने कैंडिडेटों को इलेक्शन लड़ाया है। हम उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहे, उनका समर्थन नहीं कर रहे, हम तो इतना कह रहे हैं रूल सबके लिए एक बनाओ। ये क्यों कर रहे हो, किसी के लिए एक रूल लागू हुआ, किसी के लिए एक रूल? जो अभी 60 किसान संगठन है वो एसकेएम में है या एसकेएम उनके पास? अब देखिए, एसकेएम जो 7 नवंबर 2020 को बनाया गया था, एसकेएम गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में बना, जब यह तय हुआ था कि पीछे जिसने जो किया, किसी ने इलेक्शन लड़ा नहीं लड़ा उससे पहले उसको छोड़ दो, आगे से एसकेएम में जो भी सदस्य शामिल होंगे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो राजनीति में नहीं जाएंगे। ये बात तय हुई थी, हम सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, ये बात क्लियर थी। तो हम ये कह रहे हैं एसकेएम शुद्ध तौर पे गैर राजनीतिक रहना चाहिए। और जहां तक बात रही एसकेएम कौन है, देखो अब कोई भी हम दावा कर दें उसका तो कोई अर्थ है नहीं, लेकिन जो काम करेगा मजबूती से, किसान उसके साथ लगेंगे। हमने 22 तारीख का कार्यक्रम दिया, मजबूत कार्यक्रम, 31 तारीख का भी सुनाम में कार्यक्रम दिया है। मीडिया वाले बंधु वहां पहुंचेंगे, वो दिखा देंगे किसान किसके साथ पहुंच रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे की बात भी सामने आई थी, कर्नाटक से कोई चिट्ठी भी आप लोगों को मिली थी, वो क्या पूरा मामला था? देखो, मैं इस बात को बताने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, हमारी एक आदत है कि हम जो भी बोलते हैं वो तथ्यों के आधार पे, फैक्ट के आधार पे बोलते हैं, कोई हवाई बातें या कोई दावे नहीं करते। जो आप बात पूछ रहे हो पैसे की और एक कर्नाटका के चिट्ठी आने की, कुछ दिन पहले एसकेएम की कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास कर्नाटका के संगठनों की चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ कर्नाटका के संगठनों ने कि भाई उनका एक संगठन है जिसके अध्यक्ष थे पहले चंद्रशेखर कोडीहली। चंद्रशेखर कोडीहली के कर्नाटका में कन्नड़ मीडिया में कुछ स्टिंग ऑपरेशंस की वीडियो वायरल हो रही हैं, जिन वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि भाई कर्नाटका में जो ट्रांसपोर्टरों की स्ट्राइक चल रही है उस स्ट्राइक को खत्म करा देंगे, उसके बदले वो 35 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। फिर वो चंद्रशेखर कोडीहरी उन स्टिंग वीडियो में ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के मोर्चों पे जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको वो उठवा देंगे, उसके लिए 3000 करोड़ रुपए लेंगे, वो जिससे बात कर रहे हैं। अब वो कौन था, किससे बात कर रहे हैं वो मालूम नहीं, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन वायरल हो गया। तो कर्नाटका के संगठनों ने हमें ये लिख के भेजा कि चंद्रशेखर कोडीहरी के ऊपर कार्रवाई करी जाए, उनको निकाला जाए।
उसके बाद कुछ दिन बाद फिर कर्नाटका से एक हमें लेटर आता है और वो कहते हैं कि हमने चंद्रशेखर कोडिहरी की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने बार बार चंद्रशेखर कोडिहरी को बुलाया, लेकिन चंद्रशेखर कोडिहरी नहीं आए। उसके बाद उन्होंने भी उनको बाहर निकालने का फैसला किया। जो चंद्रशेखर कोडिहरी हैं वो AIKSCC के 20 सदस्यों की कोर कमेटी के एक सदस्य हैं। जो SKM बना, SKM में एक फेडरेशन था AIKSCC, एक फेडरेशन था राष्ट्रीय किसान महासंघ, और उसके अलावा थे BKU टिकैत थी, BKU चढ़ूनी और BKU राजेवाल थी। तो जो AIKSCC का जो फैक्शन है उसके 20 मेंबर की जो कोर कमेटी है उसके एक वो सदस्य हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये मीडिया में चल रही है, भाई हमें नहीं पता कि वो 3000 करोड़ रुपए किसी को मिले या नहीं मिले, किसी ने लिए या नहीं लिए, इस बात की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमें जो जानकारी है वो ये है कि कर्नाटका से लेटर आता है, उस लेटर में ये बातें लिखी हुई थी, और उसके बाद दोबारा लेटर भेजते हैं कि भाई उनको जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया, वो नहीं आए। और एक अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो बताया, क्लियर कट जो हमने बताया कि ये वाकया हुआ, हो सकता है कि वो साथी इन चीजों का जवाब देने की बजाय हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या आरोप लगाएं, हमें गलत बताएं, हमें बुरा बताएं, हमें झूठा बताएं, हमें कुछ और बताएं कि आप तक क्या क्या आरोप लगा सकते हैं। वो हम हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं, हमारी आलोचना कर सकते हैं, वो हमें गाली दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गाली दो, आप हमें आलोचना दो, हम सामाजिक जीवन में हम अपनी जोड़ी फैला के वो गाली और आलोचना भी स्वीकार करेंगे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप देश के किसानों को आप सिर्फ ये बताइए कि ये चिट्ठी लिखी गई या नहीं लिखी गई, और चिट्ठी लिखी गई तो किससे पूछ के आपने चिट्ठी लिखी। कहीं ये लगता है कि पूरे आंदोलन में चिट्ठी को लेकर भी संयुक्त किसान मोर्चे में दरार आ चुकी है पूरी तरह से। देखो, ये कोई छोटा विषय नहीं है ना, लाखों किसान बैठे हैं मोर्चे के अंदर, और उनसे बात किए बिना, उनको भरोसे में लिए बिना, अन्य किसान संगठनों को भरोसे में लिए बिना कुछ चंद संगठन सरकार को चिट्ठी लिख देते हैं। किससे पूछ के चिट्ठी लिखी भाई? आपको उनको क्या अधिकार था कि वो सरकार से गुपचुप तरीके से बात करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे? तो ये तो एक विश्वास तोड़ने वाली बात हो गई ना। अरे भाई, हम आज इतने दुखी हैं क्योंकि हमने उन साथियों के साथ बैठ के 378 दिन संघर्ष किया, 0 से 50 डिग्री तक के तापमान पे उन सड़कों पे बैठे रहे उनके साथ, और फिर कोई साथी, एक जो परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, कोई साथी इस तरीके के काम करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम उस पर चर्चा करा लो यार, SKM की मीटिंग में कम से कम उस पर चर्चा करा के जो दोषी साबित हो जाए उस पर कार्रवाई कर लो, वो भी बात नहीं होने दे रहे हैं। फिर आपके साथ जो संगठन है वो उनसे अलग रहेंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया कि यदि वो हमारी इन दोनों मांगों पे हमारी बात मानेंगे तो हम अपने 60 संगठनों से बातचीत करके सहमति बना के फिर साथ काम करने को तैयार हैं, और यदि वो इन मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम SKM अराजनीतिक यानी गैर राजनीतिक उसके बैनर तले पूरे देश में हम बात को आंदोलन बढ़ाएंगे। देखिए, किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ थे, इनका कहना है कि गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चे को बनाया गया था, उसके बाद भी जो राजनीतिक अखाड़े में उतरे उसको लेकर, और चिट्ठी जो सरकार को लिखी गई थी 4 किसान नेताओं के द्वारा, उसको लेकर कहीं ना कहीं रोष दिखाई दे रहा है, और संयुक्त किसान मोर्चे में यहाँ पर फूट दिखाई दे रही है।